अयोध्या में रामलला का दिव्य अभिषेक, सूर्य की किरणों से हुआ सूर्य तिलक, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, देशवासियों को दी रामनवमी की बधाई, पांव पखार कर लिया आशीर्वाद। अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी में फिर होगा मुकाबला, वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी करेंगे नामांकन। पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया रोड शो, प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव प्रदीप तिवारी ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची हलचल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। रामनवमी के दिन वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान रामलला के मस्तक पर पहुंचाया गया। इस दौरान सूर्य की किरणों ने लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाई और शंखों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और पुजारियों की मौजूदगी में सूर्य तिलक के अवसर को और भी शानदार बना दिया गया। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि श्री राम नवमी की पावन बेला में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया और सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में भक्तों की रौनक दिखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की रामनवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। सीएम ने नियम के मुताबिक कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें चुनरी पहनाई और कन्या भोज कराया और इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा, इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि पर है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास उमंग है। लगभग 500 सालों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावनी जन्मभूमि पर उनके पावन जन्म उत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी के इस पावन पर्व पर सभी सनातनियों और देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव उपस्थित रहे। नामांकन से पहले डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंची और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। डिंपल यादव के नामांकन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। बता दें, आज सैफई स्थित घर से निकलने के बाद डिंपल यादव अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दी। उन्होंने लोगों से रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें भरोसा है कि क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोग उनके परिवार से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया, मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी और ये एक लंबी लड़ाई है। पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद पर गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही महिला ने कई तस्वीरें भी बेटी और उसके साथ की दिखाई। मुंबई की रहने वाली अपर्णा ठाकुर का दावा है रवि किशन उनके पति हैं। अपर्णा ने बताया कि 1995 में मुंबई में वो पत्रकारिता कर रही थी। वो एक इवेंट में गई थी जहां उनकी मुलाकात रवि किशन से हुई थी, तभी से दोनों साथ में हैं। 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने शादी की थी और यह शादी मुंबई में हुई थी। महिला का दावा रवि किशन और उसकी एक बेटी है। अब जल्द ही कोर्ट में हक पाने के लिए जाएंगी और बेटी को उसका हक दिलवाएंगी। वहीं सांसद रवि किशन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। बीजेपी वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए जरा। हाँ, क्या आप क्या आगे मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी यही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि तो देखो क्या है ना, कि तब फोन ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर। और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर। बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए ही आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपने क्या मांगे सरकार से? मैं तो बस यही ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे, तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग? टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते। आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीज़ें। आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती मुरादाबाद पहुंची, जहां लाइन पार रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न और शोषण कर रही है। वहीं उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर कहा, उनकी पार्टी किसी भी चुनाव में कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। वे बोलने के बजाय काम करने में विश्वास करती है। केंद्र में अगर हमें अपनी पार्टी बनाने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश की तरह जमीनी हकीकत पर ठोस काम करके दिखाएंगे। संबोधन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदेवादी के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का
कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें बीजेपी ने यूसीसी को शामिल किया और साथ ही उसे पूरे देश में लागू करने का वादा किया। और इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मतलब विकास और जन कल्याण की गारंटी है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से जुड़ी अहम योजनाएं इस घोषणा पत्र में है और इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा और मास्टर प्लान के तहत काम किया जाएगा। प्राथमिकताओं में हमेशा उत्तराखंड जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनका विकास उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ में कनेक्टिविटी पर भी इसमें जोर दिया गया है। पर्यटन के लिए जो थीमेटिक सर्किट का विकास किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे हमारे सीमांत के जो क्षेत्र हैं उन सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दिव्य काशी और भव्य काशी बनकर तैयार हो गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी प्रकार से अन्य धार्मिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, की गई है। निश्चित रूप से इस यमुनोत्री जयंती के अवसर पर पुरोहित समाज ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी। मां यमुना के मंदिर के कपाट 10 मई को अक्षय तृतीया पर सुबह 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के पुरोहित और मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश उनियाल ने बताया, इससे पहले मां यमुना की डोली खरसाली गांव में सुबह 6:15 बजे यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। यमुना के भाई शनिदेव महाराज भी अपनी बहन को विदा करने के लिए यमुनोत्री धाम साथ में जाएंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को दोपहर 12:25 पर खोले जाएंगे। जय श्री यमुने। जय श्री। सर्वप्रथम मां यमुना जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज चैत्र शुक्ल षष्ठी मां यमुना जी का प्राकट्य दिवस, यमुना जयंती का पावन अवसर, आज ही के दिन मां यमुना जी गोलोक धाम से विश्व कल्याण हेतु इस पावन धरा पर अवतरित हुई है। श्री यमुनोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा परिवार आप सभी देश प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं समस्त सनातन प्रेमियों को मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली कुशीमठ से हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। एवं इसी पावन अवसर पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त पंचांग गणना के अनुसार तय किया गया है, उसकी भी विधिवत घोषणा करते हैं, जो निम्न है। शुभ संवत विक्रम 2081 वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र कर्क लग्न की पावन बेला पर पूर्वाह्न
10:29 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट समस्त सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे एवं इसी दिन मां यमुना जी की उत्सव डोली अपने भ्राता समेश्वर देवता शनि महाराज के साथ अपने शीतकालीन प्रवास स्थल से प्रातः 6:29 पर श्री यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी एवं इसी के साथ उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। ओम शुभम भूयात्। जय श्री राम। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आई, जहां पर इस समय गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में करीब 12 से 15 फुट बर्फ जमी हुई है। यहां से झील भी बर्फ की सफेद चादर की तरह ही जम चुकी है। अटलकुटी ग्लेशियर जो हेमकुंड साहिब के तकरीबन 2 किलोमीटर पहले है, वहां से बर्फ को काटकर उसके बीच से रास्ता बनाया जाना है। बर्फ को हटाने की सेवा परंपरागत भारतीय सेना द्वारा ही की जाती है। सेना के जवानों द्वारा 20 अप्रैल से बर्फ हटाने का कार्य शुरू होगा। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने 25 मई को खोलने की तिथि घोषित की है। पिंडर घाटी के बैसाखी मेलों की श्रृंखला में सोमवार को खैरनौली गांव के बैसाखी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में ससुराल से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। नारायण मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना कर भगवान नारायण की आरती उतारी और भोग लगाया। उसके बाद श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ। वहीं उमंग और उल्लास के माहौल में ग्रामवासियों ने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए भेंट अर्पित की और इस अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप हरियाली वितरित की। देर शाम पुजारियों ने सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराने के बाद मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से प्रतिस्थापित किया और प्रसिद्ध खैरनौली कैथी का समापन हुआ। और हमने चढ़ावा रखे थे देवते के लिए, माँ भगवती के लिए। तो हम ना बैसाखी मेले में ही इकट्ठा होते हैं। जैसे हम बहनाएं हैं तो हम मेले देखने ही आते हैं और ये हमारे खैरनौली गांव में लगता है, यानी कि मेरा मायका है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगता है बैसाखी मेला और इस बैसाखी मेले में क्या होता है कि सारे देवी देवताएं एकत्रित होते हैं और इनका स्नान भी होता है। फर्स्ट मेला होता है कुलसारी में, तो वहाँ पे इनका जो स्नान होता है देवी देवताओं का बैसाखी मेले में। और बाकी अभी तो मैं मेले देखने जा रही हूँ और अभी आई हूँ मैं। जैसे इस साल आए हैं हम सभी बहनाएं देवी देवता के दर्शन करने, ऐसे ही अगले साल कुछ अच्छे तरीके से आए और जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है ऐसे ही बना रहे हम पे, हम आगे ऐसे बढ़ते ही रहे। तो कर रहे हैं बच्चे लोग ये अपने पहाड़ी संस्कृति, ऐसे पहाड़ी जो कल्चर हो वो भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारी पुरानी रीति रिवाज है और देवी देवताओं का दर्शन बैसाखी मेले ही में होता है। तो प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं का दर्शन करना चाहिए, अपने अच्छे ढंग से रहना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर गिनती भर के दिन रह गए हैं। इसमें प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इसी कड़ी में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। हमारा है नागरिकता, आपने कई जगहों पर ऐसी बातें लिख दी हैं जिससे ये हिंदू है ये मुसलमान है। मोदी जी दोनों को बराबर रख के बांटना चाह रहे हैं। भ्रातृत्व है, देश हमारा है, नागरिकता हमारी है, सब देश के हिस्से हैं, ये उनका है और सबके दुख और सुखों की गारंटी मोदी जी ने ली है। क्या फ्री राशन देते समय, फ्री वैक्सीन लगाते समय या 5 लाख का एक किस्म से फ्री इंश्योरेंस करते समय किसी से पूछा कि तेरी जाति धर्म क्या है? नहीं पूछा है, सबको बराबर हक दिया। लेकिन कांग्रेस को यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग खड़े होकर रहें। इसलिए जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, एक वर्ग को अप करके लिखा है, कितनी खतरनाक बात है। दूसरों को ताकि कोई न कोई कुलबुली मचे, यानी तुम बजाय लोगों के हाथ मिलाने के अलग करवा रहे हो। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं आपको ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इशारे में समझिए। पूरे देश का वंटाधार किया तो कांग्रेस ने किया और अभी तक भी वंटाधार करने पर लगी है। देश का उद्धार और नंबर 1 पर ले जा रहे हैं तो मोदी जी ले जा रहे हैं।
लालकुआं विधानसभा सीट से विगत विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने भाजपा में दोबारा वापसी कर ली है। घर वापसी के बाद उन्होंने कहा कि उनकी वापसी से भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत होगी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट बंपर वोटों से आगे रहेंगे। वहीं देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा फूलमालाओं से उनका स्वागत कर उन्हें भाजपा का पटका पहनाया गया और पवन चौहान को पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा, संगठन की मजबूती के लिए पवन चौहान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, वो आज से ही पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट जाए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय और आवासीय परिसर में मरम्मत का कार्य बीते 1 साल से अधर में लटका पड़ा है। वहीं तहसील प्रशासन के अधिकारियों का कहना है, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अधिकारियों को कई बार पत्राचार करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। साथ ही उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में गुणवत्ता ठीक नहीं है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने आरोप लगाया कि सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही है। तहसील मुख्यालय की स्थिति यह है कि जगह जगह मलबे का ढेर लगा हुआ है, साथ ही लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सल्ट का जिस तरीके से मरम्मत कार्य लगभग 2 करोड़ रुपए का चल रहा है और 1 साल से ऊपर का उसका वक्त गुजरने जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तक भी जब तहसीलदार और एसडीएम के नाक के नीचे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और वो सामग्री ज्यों की त्यों पड़ी है। तमाम अधिकारी जब तहसील के अधिकारियों के नाक के नीचे पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार मिल करके इतनी बड़ी सांठगांठ कर सकते हैं, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के इलाके हैं, क्या वहां पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग सही ढंग से गुणवत्तापूर्वक कार्य करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की चेन जो नीचे से खड़ी हो रखी है और पूरे देश के टॉप तक के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और जो सरकार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे करती है, उस सरकार की पोल आप हमारे सल्ट तहसील मुख्यालय से आप देख सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ रुपए का काम, जिसमें कि पूरी नए तहसील भवन का निर्माण हो सकता था, लेकिन सिर्फ रंग रोगन में ही 2 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। और उस 2 करोड़ में इस तरीके से बंदरबांट की जा रही है कि उसमें जो पॉलिश पेंट भी हो रहा है उसका भी कोई गुणवत्ता नहीं है। और ठेकेदार को 2 साल होने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन आज तक नहीं आए हैं और वो सिर्फ मेरे को जो जिनकी शिकायतें आ रही हैं वो सिर्फ कमीशन लेने के लिए रानीखेत में बैठे हैं। अगर कमीशन नहीं मिलता है तो उनके बिल नहीं बनते हैं। ये पूरा आज कई ठेकेदारों ने भी कहा मेरे से, और आज हम तहसील परिसर में देख रहे हैं कि जिस तरीके से एसडीएम और तहसीलदार के नाक के नीचे इतनी बड़ी लूट चल रही है, तो इससे जो है जनता क्या उम्मीद कर सकती है? इस भ्रष्टाचार में सरकार की पोल खुलती है और तमाम अधिकारियों की पोल खुलती है। इसलिए हमारी मांग है कांग्रेस के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं नगर के मुख्य मार्ग पर बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, जिसके बाद नुक्कड़ सभा करते हुए जनता ने समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, पूरे 5 साल तक वर्तमान सांसद ने अपनी सांसद निधि खर्च करने में कंजूसी की और साथ ही पूरे कोई भी विकास कार्य नहीं किया। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजनाओं से युवाओं का भविष्य चौपट करने का कार्य मोदी सरकार ने किया, लेकिन यहाँ के सांसद जो कि केंद्र में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध नहीं किया। उन्होंने इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं भारत सरकार उससे ज़्यादा प्रमाणित बात नहीं हो सकती। और वो आंकड़े ऐसा बताते हैं 5 साल में 15 करोड़ रुपये की धनराशि उनको आवंटित इसको खर्च करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सांसद ने सिर्फ 8 करोड़ के प्रस्ताव भेजे, इसके साथ काम पाँच वर्ष तक आपने एक आगामी 19 अप्रैल को भारी मतों से विजयी। हल्द्वानी के आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते पर आरटीओ चौकी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा बस रुद्रपुर सिडकुल में कर्मचारियों को लेकर आना जाना करती थी, लेकिन 1 महीने से बस सड़क पर ही खड़ी है और आग किन कारणों से लगी, इस बारे में तकनीकी टीम जांच कर रही है।
जब यहाँ मौके पे पहुँचे तो ये आग ने अपनी चपेट में इस बस को ले रखा था और हमारी टीम ने मौके पे पहुँच के जो है त्वरित गति से आग पर काबू पाया है और आग का कोई अभी ये जांच का विषय है, आग किन कारणों से लगी है। कौन सी बस थी कि जानकारी मिली और कैसे कब से खड़ी थी यहाँ पर? अभी हम बस के बारे में जान लेंगे कि कौन सी बस है और किसकी बस है जी, उसके बारे में पता करने पे आपको। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही लग रहा हो, जैसे वो हो सकता है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।